बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज हम अकाउंटिंग का नेक्स्ट एक छोटा सा सेशन करेंगे और इस सेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया हम अकाउंटिंग का कवर करेंगे। जब आप एज अ अकाउंटिंग किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे डिसीजंस ऐसे लेने होते हैं जो रिलेटिवली आपको देखना होता है कि आप कहाँ पे बैठे हैं। बात करने का मकसद ये है कि अगर आप छोटी सी डिपार्टमेंट की अकाउंटेंट के तौर पे काम कर रहे हैं तो आपने कैसे रिएक्ट करना है इंफॉर्मेशन के लिहाज से, और अगर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटेंट के तौर पे काम कर रहे हैं तो फिर आपको रिलेटिवली वही इंफॉर्मेशन इमैटेरियल लगेगी। तो ये चीज़ें कैसे होती हैं, इसको अकाउंटिंग कन्वेंशंस कहते हैं। और ये अकाउंटिंग कंसेप्ट्स जो हमने लास्ट टाइम ज़िक्र किए थे उसके बाद आते हैं और इनका जानना बहुत ज़रूरी है। तो अकाउंटिंग चूँकि एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, हम उसको विद द हेल्प ऑफ फिगर्स और इस तरीके से आपको कम्युनिकेट करेंगे कि आपको कंसेप्चुअली इस पे ग्रिप हो। तो जब तक आप अकाउंटिंग में अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं करते आगे मूव करना पॉसिबल नहीं होता। तो आज हम जो कन्वेंशंस पे बात करेंगे उसमें कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर और मटेरियलिटी। ये अक्सर पूछा भी जाता है कि जो अकाउंटिंग के कन्वेंशंस हैं, यानी कि जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए आपको बेसिक प्रिंसिपल्स की ज़रूरत होती है, वो क्या हैं और उनको कैसे आपने समझ के उन पे अमल करना होता है। लेट्स सपोज अब आगे चलते हैं हम अकाउंटिंग कन्वेंशन में। एक होता है कंजर्वेटिज्म। अच्छा, अकाउंटिंग कंजर्वेटिज्म, आपने पहले तो सबसे पहले इसके स्पेल याद करें। कंजर्वेटिज्म तो नॉर्मली हम देखते हैं कि कुछ लोगों को हम कहते हैं कि वो बहुत कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव इसका मतलब ये है कि आप कुछ चीज़ों को अपने एंड पे डिस्क्लोज़ नहीं करते। अगर इसकी अकाउंटिंग के लिहाज से हम देखें कि जो अकाउंटेंट है उसने जब अपना हिसाब किताब करना होता है तो वो बिज़नेस का जो ऑप्टिमिस्टिक पहलू हैं, ऑप्टिमिस्टिक होता है पुरुमीद या पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक जो उसके एलिमेंट्स हैं लाइक प्रॉफिट्स, उनको वो इग्नोर कर देता है। अब देखें कि अगर कोई जो मास्क बनाने वाली कंपनी है, जब कोरोना स्टार्ट में था उनको एक्सपेक्ट हो रहा था कि कोरोना वायरस बढ़ेगा। जितने भी मेडिसन के या जो मेडिकल के एक्सपर्ट्स हैं वो प्रिडिक्ट कर रहे थे कि आने वाले टाइम में ये जो डिज़ीज़ है, ये जो बीमारी है ये बढ़ेगी और इसकी वजह से मास्क को ज़रूरी है इस्तेमाल करना और आने वाले 4-5 साल में ये बहुत ज़्यादा इसका जो है वो एहतियात करने की ज़रूरत होगी और ये डिज़ीज़ बढ़ने के चांस है। ये क्या है, एक एक्सपर्ट जो मेडिसन के रेलिवेंट हैं या जो मेडिकल फील्ड के हैं, उन्होंने ये तजवीज़ किया कि मास्क जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब एक अकाउंटेंट है, वो मास्क बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है, मास्क मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में अगर लेट्स सपोज वो काम करता है, वो ये प्रिडिक्ट कर रहा था कि नॉर्मली 1 लाख हमारे एक साल में अगर मास्क सेल हो रहे थे, अब चांसेस हैं कि ये मल्टीप्लाई बाय 10 या मल्टीप्लाई बाय 100 से ये बढ़ जाएं। लेकिन जिस साल की वो अकाउंटिंग प्रिडिक्ट कर रहे हैं आने वाले साल में, तो वो क्या करते हैं कि ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को इग्नोर कर देते हैं। और इसी तरीके से अब अगर मेडिकल फील्ड के ये कहें कि कोरोना को 3-4 साल हो चुके हैं, अब लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा हो चुका है, वैक्सीनेशन अच्छी हो चुकी है और अब आपके 1 लाख मास्क सेल होने की बजाय उम्मीद है कि वो 50,000 पर आ जाएं। अब यहाँ पे जब ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच थी तो अकाउंटेंट उन प्रॉफिट्स को प्रिडिक्ट नहीं करेगा कि अब हमारे 1 लाख सेल हो रहे थे तो आने वाले टाइम में वो 10 लाख हो सकते हैं या फिर 1 करोड़ हो सकते हैं। वो इस जो अजम्पशन है उसको इग्नोर कर रहा था। ये क्या है कि जो प्रॉफिट का पहलू है जो अभी मटेरियलाइज नहीं हुआ उसको जाने दे, उसको अपनी जो प्रिडिक्शंस हैं या जो बजट्स हैं उनमें इनकॉर्पोरेट ना करे। लेकिन जब रिस्क की बात हो, लॉसेस की बात हो, तो वो उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर ले और उससे कोई आने वाले साल में पूछे कि आपकी सेल्स कितने तक हैं, तो वो ये फ़ौरन से कहे कि नॉर्मली हमारी 1 लाख सेल हो रही थी कोरोना के टाइम में और अब आप 50,000 पे आ जाएंगी। तो आप अकाउंटिंग की जितनी भी प्रोडिक्शंस हैं या कैलकुलेशंस हैं वो 50,000 के बेसिस पे करें। तो इस अप्रोच को
कंजर्वेटिज्म कहते हैं, यानी कि जो आपके बिजनेस के प्रॉफिट कमाने के चांसेस अगर वाजे भी हैं तो जब तक वो हो नहीं जाते उनको आपने इनकॉर्पोरेट नहीं करना, उनको आपने इंक्लूड नहीं करना, और जब लॉसेस आपको प्रिडिक्ट कर रहे हैं उनको आपने एडअप कर लेना है, उनको आपने कंसीडर कर लेना है। इस अप्रोच को कंजर्वेटिज्म कहते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पैराग्राफ को भी पढ़ लेता हूँ ताकि जब आप इसको रीड आउट कर रहे हो तो आपको समझ आए। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन अकाउंट्स फॉलो द रूल एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, के लॉसेस के लिए तैयार हूँ, प्रॉफिट के से आपने उम्मीद नहीं रखनी। वाइल रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, इन अदर वर्ड्स द अकाउंटेंट फॉलो द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, यानी कि आपने सेफली खेलना है। ऑन अकाउंट ऑफ दिस कन्वेंशन द इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कास्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लेस, यानी कि आपकी जो चीज़ आपने परचेज करके रखी हुई या आपकी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का मतलब अगर लेट्स सपोज आप फ़ैन ट्रेड करते हैं फैंस में, पंखों में, और आप मार्केट में देखते हैं वो 10,000 का एक फ़ैन है, आपने ख़रीदा था 5,000 का, तो अब इन दोनों में से कम कौन सा है? 5,000, आप उसकी वैल्यू है 5,000 से कंसीडर करेंगे, यानी कि मार्केट वैल्यू उसमें मार्केट में बिक रहा है 10,000 का और आपने लिया था 5,000 का, तो आप उसमें से दोनों में से जो कम है उसको जो है वो अपने इंफॉर्मेशन में या अपने बिज़नेस के अंदर उसकी अकाउंटिंग रखेंगे। अब जब सेल करेंगे तो हो सकता है कि मार्केट में 10,000, जब आपने 5,000 से उसको रखा हुआ है तो सेल करेंगे तो वो 11,000 का 10,000 का भी एटलीस्ट बिक सकता है, तो आपका प्रॉफिट ऊपर जाएगा, लेकिन आपने फिर भी प्रॉफिट को ओवर प्रिडिक्ट नहीं किया हुआ था। तो यहाँ पे इसी बाकी जो है आप इसकी टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट भी बताया कि ऑप्टिमिस्टिक चीज़ों या प्रॉफिट वाली चीज़ों को आपने इग्नोर कर देना, लेकिन अगर आपको लॉसेस की उम्मीद हो तो उसको आपने फ़ौरन से प्रिडिक्ट करते हुए इनकॉर्पोरेट कर लेना है अपनी इन्फॉर्मेशन में और अपनी अकाउंटिंग को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। इस अप्रोच को कंजर्वेटिज्म अप्रोच कहते हैं। अब चलते हैं इसी की जो है वो आपको फिगर से हम वजाहत करते हैं कि एंटिसिपेटेड लॉस है तो आप उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है तो उसको इग्नोर करेंगे जब तक वो एक्चुअली अर्न नहीं हो जाता, लेकिन जो एक्सपेक्टेड टू अकर है उसको कंसेप्ट ऑफ प्लेइंग सेफ है, जो एक्सपेक्टेड है उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया, कंसीडर कर लिया, और इस कंसेप्ट को कंसेप्ट ऑफ प्लेइंग सेफ कहते हैं, जिसको कहते हैं हम कंजर्वेटिज्म। अब अगला कंसेप्ट आ जाता है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर, फुल का मतलब क्या होता है? तमाम, डिस्क्लोज करना, वाजे करना, बता देना। अब आपका बिजनेस है और उसके अंदर जो भी चीज़ हो आप उसको फुली डिस्क्लोज करें, फुली इन्फॉर्म करें। ये जो हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो किसके लिए बनाते हैं? जो अकाउंटिंग की फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, बैलेंस शीट हो, वो किसके लिए होती हैं? जो बिज़नेस के यूज़र्स होते हैं, वो इंटरनल यूज़र भी हो सकते हैं बिज़नेस के अंदर वाले जिनके, और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं एक्सटर्नल। जो इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स को हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट को वो रीड करे और उसको बिज़नेस के हर चीज़ के बारे में निटी ग्रिटी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, उसको कहते हैं फुल डिस्क्लोजर। तो इससे क्या होता है कि जो भी बिज़नेस के आने वाले टाइम में कोई लॉस है, फंस गया, कोई कंपनी है उसने अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाई लेकिन उसी साल में उसके ऊपर कोई ना कोई किसी ने केस कर दिया। अब केस करने के चांसेस हो सकता है कि वो फ्यूचर में उसको काफ़ी सारा लॉस होना पड़े या उसकी कास्ट बियर करना पड़े, उस पर पेनल्टी आ जाए। तो आप जब फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो फुल डिस्क्लोजर की ये रिक्वायरमेंट है, आप कंपनी के बारे में बताएं कि इस कंपनी के ऊपर इस तरह का लॉ सूट भी हुआ है, कंपनी के कोर्ट के अंदर कोई केस है, वो हो सकता है हार जाए, और उस केस को देखते हुए जो इन्वेस्टर है वो डिसाइड करे कि आया मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर ये कंपनी ये केस हार जाती है तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट होगी वो लूज़ हो सकती है, उसमें मुझे लॉस हो सकता है। इसलिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो मैनेजमेंट है उसको डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी होता है, इसको हम कहते हैं फुल डिस्क्लोजर। अकॉर्डिंग टू दिस
convention, the users of financial statements, proprietor, creditors, and investors are informed of any facts necessary for the proper interpretation of the statement, ताकि वो financial statement को fully अच्छे तरीके से समझ सकें और उसको समझने के बाद वो अपना डिसीजन करें कि इस कंपनी के अंदर हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालना है या अपनी कंपनी को हमने लॉसेस को अवॉइड करने के लिए उसको बचाना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हो उसको हम डिस्क्लोज़ करें कि इन्वेस्टर्स की मर्ज़ी है, वो उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, अपनी इन्वेस्टमेंट को रिटेन करना चाहता है या रिटेन नहीं करना चाहता है। इसके कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? फुल डिस्क्लोजर का जो प्रिंसिपल है, मटेरियलिटी जो भी है उसकी है, उसको आपने क्लियर करना है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन उनको भी बताएं, जो मोटिव्स हैं उसके भी बारे में बताएं। मर्चर एक्विजिशन का अगर कोई केस चल रहा है और डिस इन्वेस्टमेंट अगर कोई करना चाहता है तो उसको देख के कर सकता है। कॉन्टीजेंट एसेट्स या लाइबिलिटीज़ के साथ कोई मामलात हैं उसको देख ले। ऑडिटर्स की जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी साथ अटैच की हूँ। अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी है, ताकि जो यूज़र है फिनेंशियल स्टेटमेंट का वो डिसाइड कर सके कि मुझे इस कंपनी के अंदर फिनेंशियल स्टेटमेंट में भले वो प्रॉफिट शो कर रहा है, लेकिन इन्फॉर्मेशन को पढ़ने से हो सकता है कि आने वाले पीरियड में उसको लॉसेस के क्लियर चांसेस नज़र आएँ। तो जो इन्वेस्टर है उसको अंधेरे में नहीं रखना, बल्कि उसको सारी मालूमात बतानी है कि इस कंपनी के ये मामलात हैं, आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन यूज़र्स को फुली कम्युनिकेट करने की ज़िम्मेदारी मैनेजमेंट पे आयद होती है, उसको कहते हैं फुल डिस्क्लोजर। अब आ जाता है तीसरा कन्वेंशन इसका, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? लगातार और एक ही तरह से आपने मेहनत करते जाना है। यानी कि अगर आज आप 2 घंटे काम करते हैं तो आप कल भी 2 घंटे काम करें, परसों भी 2 घंटे काम करें, तो आपके अंदर ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यानी कि आपका तरीक़ाकार एक जैसा रहना चाहिए, काम करने की तरतीब एक जैसी रहनी चाहिए। इसके फ़ायदे भी होते हैं, इसके नुकसानात भी होते हैं। लेट्स सपोज अगर 2 घंटे काम करने से आप 5,000 कमा रहे हैं, तो आपका तो ये प्रेडिक्शन है कि अगर 2 घंटे ही डेली आपने काम करते रहना है तो 5,000 आप पर डे कमाते रहेंगे, तो आपकी इनकम इससे बढ़ेगी नहीं। ये कंपनी की शक्ल में देखें तो वो भी हमें ये नज़र आ रहा है कि अगर कंपनी इतना अर्न कर रही है तो वो कंसिस्टेंसी के साथ वो इतना तो अर्न करेगी, लेकिन यहाँ पे लॉस उसका ये होगा या उसका वीक एरिया ये होगा कि उसको बढ़ना चाहिए, जो कि बढ़ नहीं रहा। तो ये कॉन्स भी होते हैं, यानी कि प्रॉस के साथ कॉन्स भी हैं। लेकिन अगर आप इस पहले पिक्चर को देखें, ये जो ग्रीन वाली है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, कि एक साल में अगर आपने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का मेथड जो है वो FIFO रखा, तो दूसरे साल में भी तीसरे साल में भी आपको FIFO की बेसिस पर ही इन्वेंट्री की मेंटेनेंस रखनी चाहिए। तो इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। और ये नहीं है कि अगर फ़र्ज़ किया आप एसेट्स को लेके चल रहे हैं तो उसको आप कास्ट की बेसिस पे ही इंडक्ट करते हैं और लेके चलते हैं, और इन्वेंट्री की बात आती है तो मार्केट वैल्यू या फिर उसकी जो आपकी परचेजिंग कास्ट है उनमें से जो भी लेस होगी उसको आप कंसीडर करते हैं। तो हर कैटेगरी की अलग से तरतीब होगी। यानी कि एसेट्स का मामला है तो एसेट्स को ही आप सिर्फ देखें, अगर इन्वेंट्री का मामला है तो सिर्फ इन्वेंट्री को ही देखें, और वो एक ही मैकेनिज़्म होना चाहिए साल साल। हालांकि जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस देते हैं। ये नहीं है कि एक साल में आप एक ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं FIFO पे चले जाएँ, अगले साल में LIFO पे चले जाएँ, उसके बाद एवरेज पे चले जाएँ। तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ही मेथड होना चाहिए इन्वेंट्री की मेंटेनेंस के लिए, या जो बिज़नेस की आप इन्फॉर्मेशन या जो फिनेंशियल स्टेटमेंट में इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं या जो अपने रिकॉर्ड कीपिंग आपका होता है उसको आप एक ही तरीके से लेके चलें। इसको हम कहेंगे कंसिस्टेंसी। This convention states that once an entity has decided on one method, it should use the same method for all subsequent events of the same character unless it has a sound reason to change methods। यानी कि जब तक आपका बिज़नेस नॉर्मल रूटीन में चल रहा है तो एक ही मेथड को अप्लाई करते जाएं। हाँ, हालात इस तरह से हो जाएं कि आपको वो वजह भी पता होनी चाहिए कि किस वजह से आपने ये चीज़ चेंज की। अगर ना चेंज करते तो आपके बिज़नेस को ज़्यादा लॉस हो सकता था, या कोई ऐसी वजह जिसकी वजह से आप उस मेथड को चेंज कर रहे हैं या उस तरीक़ाकार को चेंज कर रहे हैं तो फिर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक ही तरीक़ाकार को लागू करते हैं तो उसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। इफ़ एन एंटिटी मेड फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द मैनर ऑफ हैंडलिंग a given class of events in the accounting records, comparison of its financial statement for the one period with those of an other period would be difficult। यानी कि एक साल में आप LIFO मेथड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपके 10 लाख प्रॉफिट हो रहा है,
अगर दूसरे में आप एवरेज मेथड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपका प्रॉफिट जो है वो 2 लाख आ रहा है। तो मुख्तलिफ आप मेथड अप्लाई करते जा रहे हैं तो फिर उनका जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं आपका साल साल किस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है उसको कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए एक ही मेथड होना चाहिए। अब आ जाता है चौथा कन्वेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, मटेरियलिटी। मटेरियलिटी आप ये समझ लें कि आपके पास जो है वो एक कंक्रीट का पूरा एक ब्लॉक पड़ा हुआ है या कंक्रीट का एक ढेर सारा पड़ा हुआ है। तो एक साइड पे आपके पास एक बकेट है, उसमें कंक्रीट आपने रखा हुआ है। दो चीज़ें हैं, यानी कि आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि कंक्रीट का भरा हुआ ट्रक, कंक्रीट की भरी हुई बास्केट, दो चीज़ें। अब देखें कि अगर नॉर्मली आप बड़े बिजनेस को देख रहे हैं तो उसके अंदर मटेरियलिटी का जो एस्पेक्ट है वो आप देखेंगे कि ट्रक की वैल्यू कंक्रीट वाले की है या नहीं है। अगर आप एक इंडिविजुअल की इन्वेस्टमेंट की बात करें, एक शॉपकीपर देख लें जो मार्केट बाज़ार में होता है, उसके पास कंक्रीट होता है यानी कि बजरी वगैरह जो पड़ी होती है, तो उसके पास एक अगर ट्रक पड़ा हुआ है तो आप समझेंगे कि इसके पास ठीक ठाक मटेरियल मौजूद है, क्योंकि उसके जो यूज़र्स हैं वो किसी को 5 किलो चाहिए, किसी को 10-15 किलो चाहिए, किसी को 2 बकेट 5 बकेट छोटी मोटी इस्तेमाल के लिए उसको चाहिए, तो उसके पास मटेरियल मौजूद है। मैं इसको सादा करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरी अंदाज में आप देखें कि एक बड़ी जो है एक फैक्ट्री है जो क्रशिंग करती है, जो बड़े पत्थर से छोटी वो कंक्रीट बनाती है, अगर उसके पास एक ट्रक खड़ा हो कंक्रीट का और बाकी बिल्कुल सफाया हुआ पड़ा हो तो आप कहेंगे कि इसके पास तो स्टॉक ही नहीं है। यानी कि एक शॉपकीपर वाले के पास वो ट्रक भरा हुआ था तो आपने कहा कि इसके पास तो ठीक ठाक सामान पड़ा हुआ है। दूसरे के पास आप जाते हैं, क्रशिंग की जो कंपनी है, जो फैक्ट्री है, उसके पास एक ट्रक खड़ा हुआ है तो आप कहते हैं इसके पास तो ख़त्म है। क्या हुआ कि जो बिज़नेस का सिनेरियो है उसके हिसाब से आप देखते हैं कि क्या चीज़ बड़ी है, क्या चीज़ छोटी है। अगर आप छोटा सा बिज़नेस देख रहे हैं जो 1 लाख का लेके चल रहा है तो उसमें 500 की अमाउंट भी जो है वो मटेरियल होगी। लेकिन अगर एक ऐसी कंपनी जो 100,000 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट है उसके लिए 500 जो है इमटेरियल है, उसके लिए 500 की तादाद या मिकदार कोई बड़ी मिकदार नहीं है। तो आपने देखना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है मटेरियलिटी की, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, आप उस तक पहुंचने के लिए कि 500 में खुर्द बुर्द तो नहीं है, इसको असर्टन करने के लिए अगर आपको 5,000 का ऑडिट करवाना पड़े, यानी कि एक ऑडिटर को 5,000 पे करना पड़े और ये पता करना पड़े कि 500 ठीक इस्तेमाल हुआ या नहीं, तो ये भी गलत है, क्योंकि इसकी फ़ायदा जो है वो 500 और जो आपको एक्स्ट्रा कास्ट पड़ जाएगी वो 4500 की है। अगर वाकई वो उसमें मिसस्टेटमेंट है, मटेरियलिटी की मिसस्टेटमेंट है या उसमें मिस इन्फॉर्मेशन है, तो लेकिन आप उसको मालूम करने के लिए एक ऑडिटर को 5000 पे कर रहे हैं तो ये कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हाँ ऑडिटर को 5000 आप पे करते हैं लेकिन आपकी अमाउंट जो है वो 5 लाख तक आपको मालूम होती है कि वो ठीक इस्तेमाल हुई थी या नहीं हुई थी, तो फिर आपके लिए ये इमटेरियल नहीं होगी बल्कि मटेरियल होगी और आपको ऑडिटर एंगेज करना चाहिए, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देखें कि अगर आपके पास किसी चीज़ को देखते हैं वो आपको इररेलेवेंट लगती है, ये छोटे छोटे बबल हैं, ये लेट्स सपोज आपके पास एक कंपनी है, उसके अंदर आप बास्केट्स भी ख़रीदते हैं, आप उसके अंदर पेंसिल खरीदते हैं, एक बास्केट ले लेते हैं प्लास्टिक की या बड़ी सी जो होती है जिसके अंदर कूड़ा करकट डालते हैं, तो वो हो सकता है कि 5 साल के लिए इस्तेमाल हो, ना टूटे, लेकिन हम उसका जो खर्चा करते हैं बिज़नेस के अंदर फ़ौरन से ही वो 1000 की आए 5000 की आए फ़ौरन से उसको डाल देते हैं, बजाय इसके कि हम उसकी डेप्रिसिएशन लगाएं और 5 साल पे उसके अखराजात को तकसीम करें, क्योंकि उसकी जो मेंटेनेंस है, रिकॉर्ड कीपिंग का जो खर्चा है वो उसके से बढ़ जाएगा। मिनिमम सा खर्चा है इसलिए उसको उसी में ही डाल दें। और जब आपका बड़ा एसेट होता है उसको आप 5 साल के लिए इस्तेमाल होगा तो उसको डेप्रिसिएशन लगाने के बाद 5 सालों पे अखराजात लेके जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये मटेरियलिटी का एस्पेक्ट है कि जो चीज़ जितनी बड़ी होगी उस लिहाज से उसको हम कंसिडर करते हैं, जो चीज़ जितनी छोटी होगी और बिज़नेस छोटा है उसके अंदर वो 500 की अमाउंट जो है वो ठीक ठाक मानी रखती है। और अगर एक बहुत बड़ा बिज़नेस है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका जो इन्वेस्टमेंट है, उसका जो कैश है वो बहुत बड़ी अमाउंट में पड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि 5 लाख की अमाउंट भी उसके लिए छोटी अमाउंट कंसीडर हो। तो ये मटेरियलिटी का एस्पेक्ट उस बिज़नेस के सिनेरियो के हिसाब से आपने देखते हुए उसको इग्नोर करना है या इंक्लूड करना है। अब आपको ये समझ आ गया होगा, द टर्म मटेरियलिटी रेफर्स टू द relative importance of an item or an event. An item is material if knowledge of the
आइटम माइट रीजनेबली इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे अगेन एक और बात ऐड होगी कि अगर फ़र्ज़ किया एक बिज़नेस है, वो अपना बिज़नेस लेके चल रही है, और अगर उसका पूरा जो उसका बिज़नेस की वर्थ है, एक शॉप है, वो कोई सेल करना चाहता है, और उसके अंदर सामान जो पड़ा हुआ है वो कहता है जी 1 लाख की मैं इसको सेल करूँगा, लेकिन उसमें कोई 5000 की चीज़ मिसिंग है जिसमें उसने प्रॉमिस किया था, तो वो उसको देख सकता है कि मुझे जो 5000 यहाँ पे कोई बचत हो सकती थी, 5000 की अमाउंट या जो आइटम है वो चीज़ ना होने की वजह से मुझे ये परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जब ऐसी चीज़ को देख के इन्वेस्टर डिसाइड करे कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो मटेरियल होगी। लेकिन अगर बहुत बड़ा बिजनेस है और 5000 की अमाउंट बिल्कुल छोटी सी, वो कहेगा ये माइनर सी, इतनी कोई बड़ी नहीं है, तो ये एम मटेरियल हो जाएगी। ये देखना है कि जो बिज़नेस का नेचर है उसकी अमाउंट उसके डिसीजन मेकिंग के लिए वर्थ रखती है या नहीं रखती। तो अकाउंटेंट्स मस्ट बी श्योर दैट ऑल मटेरियल आइटम आर प्रॉपरली रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे एसेट्स की बात है, और वही जो एक छोटी सी चीज़ है लो कास्ट है, उसकी अहमियत है या नहीं है, उसके हिसाब से यहाँ पे आप टेक्स्ट अगर रीड कर लेंगे तो यही चीज़ें जो मैंने आपको कम्युनिकेट की हैं वो आपको समझ आ जाएंगी। तो आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करने के लिए हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। आज का सेशन यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।